नमस्ते दोस्तों। 2026 साल स्टार्ट होते ही यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के कुछ हिस्सों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोर्स को किसी क्रिमिनल की तरह हथकड़ी पहना के यूनाइटेड स्टेट्स लाया गया। जहां वेनेजुएला इसे एयर स्ट्राइक्स बोल रही है, वहां यूनाइटेड स्टेट्स इसे एक काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन कह रही है। और दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पे ये आरोप लगाया है कि वहां की ऑनगोइंग गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ड्रग ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे छोटे से आरोप के लिए इसे छोटा सा इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कि जिस हिसाब से यूएस ने वेनेजुएला पे कार्रवाई की है वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठाने की, तो उसके सामने ये आरोप छोटा ही है। लेकिन दोस्तों, आप अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स या फिर स्टैटिस्टिक्स देखें कि यूएस के अंदर ड्रग्स कहाँ से आती है, तो वेनेजुएला से बहुत कम मात्रा में, यानी कि ना के बराबर ड्रग्स यूएस के अंदर आती है। दोस्तों, वेनेजुएला का इस्तेमाल सिर्फ एक ट्रांजिट रूट की तरह किया जाता है। एक्चुअली यूएस के अंदर आने वाली मेन ड्रग सप्लाई कोलंबिया से आती है। जी हाँ दोस्तों, कोलंबिया मतलब पैब्लो एस्कोबार वाली कंट्री। एक्चुअली दोस्तों, अमेरिका में आने वाला मेन ड्रग सप्लाई निकलता है कोलंबिया से। कोलंबिया से वो ड्रग सप्लाई आता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला से वो जाता है कैरिबियन आइलैंड्स एंड सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका से वो जाता है मेक्सिको, और मेक्सिको से वो ड्रग यूएस के अंदर एंटर होता है। यानी कि यूएस के अंदर ड्रग पहुंचाने वाला मेन कल्प्रिट तो कोलंबिया है और उसका लास्ट गेट मेक्सिको है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूएस के अंदर जो लास्ट गेट है जहाँ से ड्रग एंटर होता है वो तो मेक्सिको है। तो जहां दोस्तों वेनेजुएला का यूएस के अंदर के ड्रग ट्रैफिकिंग में ना के बराबर रोल है, तो ऑब्वियस सी बात है इस छोटे से रीजन के लिए तो कोई भी किसी भी देश के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को नहीं उठाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ सच्चे और लॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया होगा। तो दोस्तों, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं वेनेजुएला से। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जहां 1976 तक ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स कुछ प्राइवेट कंपनी चलाती थी, और उन प्राइवेट कंपनीज में ज्यादातर यूएस की कंपनीज थी, जिसकी वजह से अमेरिका को एक स्टेबल ऑयल फ्लो मिलता था, जिसकी वजह से अमेरिकन इंडस्ट्रीज को कम प्राइस में ऑयल भी मिलता था और एनर्जी की एक सिक्योरिटी भी बनी रहती थी, जिसकी वजह से वेनेजुएला का बहुत बड़ा पैसा यूएस की कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ चला जाता था, और जिसकी वजह से यूएस को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक फायदा होता था। दोस्तों, इसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का ही नहीं बल्कि वेनेजुएला का भी थोड़ा बहुत फायदा होने लगा। वहाँ के बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने लगे, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू भी मिलने लगा, और वहाँ की कुछ इलीट एरियाज में अर्बन डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट दोस्तों। 1 जनवरी 1976 को वेनेजुएला के ऑनगोइंग गवर्नमेंट ने ऑयल रिजर्व के कंट्रोल को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने उन ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करने का ऐलान कर दिया। और इसकी वजह से दोस्तों, यूएस की कुछ प्राइवेट कंपनीज का और बाकी भी कुछ प्राइवेट कंपनीज का इन ऑयल रिजर्व्स के ऊपर का कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस चला गया। और इन ऑयल रिजर्व्स के नेशनलाइज होने के बाद इन ऑयल रिजर्व्स पे कंट्रोल आया एक वेनेजुएला बेस्ड पेट्रोलियम कंपनी का, जिसका नाम था पीडीवीसीए। और दोस्तों, शुरुआत में इस कंपनी ने और वेनेजुएला के गवर्नमेंट ने ऑयल के प्रोडक्शन और प्राइसिंग पे कंट्रोल लाया, ताकि ऑयल से मिलने वाला सारा प्रॉफिट देश के अंदर ही रहे। और इस डिसीजन की वजह से वेनेजुएला के गवर्नमेंट को और देश को शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा फायदा तो हुआ दोस्तों, लेकिन इस फायदे को ये देश लॉन्ग टर्म तक नहीं रख पाया, क्योंकि ये कंपनी पीडीवीसीए जो ऑयल की प्रोडक्शन, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट करती थी, ये कंपनी पॉलिटिकली मैनेज्ड हो गई, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन तो कोलैप्स हुआ ही हुआ, लेकिन करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी बढ़ गया, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ पूरे देश के इकोनॉमी की नैया पानी में डूब गई। और ठीक है दोस्तों, अब ये वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री कैसे डूब गई, इस देश की इकोनॉमी कैसे डूब गई, ये एक पूरा अलग मामला है दोस्तों, और इसके ऊपर और कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं यूएस और वेनेजुएला के कॉन्फ्लिक्ट के मामले के ऊपर। तो दोस्तों, वेनेजुएला के गवर्नमेंट का इन ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज करने के डिसीजन का कोई भी स्ट्रॉन्ग और हेवी इम्पैक्ट यूएस की कंपनीज पे इमीडिएट नहीं हुआ था, जिसमें यूएस की कंपनीज की
ऑयल रिजर्व्स के ऊपर की सिर्फ ओनरशिप चली गई थी। लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स अपनी टेक्नोलॉजी और सर्विसेज वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को दे रही थी, क्योंकि वेनेजुएला को भी यूएस की टेक्नोलॉजी और सर्विसेज की ज़रूरत थी और यूनाइटेड स्टेट्स को भी वेनेजुएला के ऑयल की ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ-साथ 1980s से लेके 1990s तक इन दोनों देशों के बीच एक छोटी-सी दरार आना स्टार्ट हो गया था। ये पीडीवीसीए कंपनी दोस्तों वक्त के साथ-साथ और भी प्रोफेशनल होती गई और इस पीडीवीसीए कंपनी ने ऑयल के प्रोडक्शन और प्राइसिंग पे अपना एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बिठा लिया, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की इन कंपनीज का जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था इन ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, वो भी शिफ्ट होके चला गया पीडीवीसीए कंपनी के ऊपर, और जिसकी वजह से यूएस और वेनेजुएला के बीच एक छोटी सी दरार आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट तो अब स्टार्ट होता है 1999 में, जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने यूगो चावेज। तो दोस्तों, ये यूगो चावेज वहाँ के एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन भी थे और वेनेजुएला आर्मी के एक एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल भी रह चुके थे। और इन यूगो चावेज ने दोस्तों इस ऑयल रिजर्व्स के नेशनलाइजेशन के डिसीजन को साम्राज्यवाद विरोधी धोरण बताया दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि वेनेजुएला का विदेशी देशों के द्वारा जो शोषण हो रहा था, इस डिसीजन के कारण ये शोषण खत्म हो गया। और इस डिसीजन ने वेनेजुएला ने यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज कर दिया। मतलब एक तरीके से दोस्तों ह्यूगो चावेज ने यूएस को एक तरीके की चुनौती ही दे डाली। और इसके बाद दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के बैंकिंग, ऑयल सेक्टर या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कुछ लॉन्ग टर्म्स हाई सैंक्शंस लगाए। यही नहीं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट भी करने लगा और उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर्स भी बनाने लगा। और जैसे-जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी वेनेजुएला को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहा था, उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर्स बढ़ा रहा था, वैसे-वैसे वेनेजुएला भी जो अमेरिका के दुश्मन देश माने जाते हैं, जैसे कि चाइना, ईरान और रशिया, इन देशों के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था। और ये हुआ वेनेजुएला के एक्शन का यूएस की तरफ से आया हुआ रिएक्शन। अब इस ह्यूगो चावेज ने जो यूएस के खिलाफ आइडियोलॉजी वेनेजुएला में सेट की थी, वही आइडियोलॉजी वेनेजुएला के नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने ह्यूगो चावेज के बाद कैरी फॉरवर्ड की। और दोस्तों, ये वही प्रेसिडेंट हैं जिन्हें आजकल हम सब लोग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर हथकड़ी पहने देख रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट है दोस्तों निकोलस मादुरो, जो कुछ दिनों तक अपने प्रेसिडेंसी की थर्ड टर्म सर्व कर रहे थे वेनेजुएला में। और दोस्तों, इस कहानी से ये बात तो कुछ हद तक समझ में आती है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ जो ऑपरेशन किया, जिसमें उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को कैप्चर किया और उसकी कई जगह पर एयर स्ट्राइक्स की, इसके पीछे का सिर्फ रीजन ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के अंदर के ऑयल रिजर्व्स और नेचुरल रिसोर्सेस है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री जिसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला के इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन छिपा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।